नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा सेकंड लेक्चर है। 2025 टारगेट हमने बना लिया है अपना। हम 2025 में क्या करने वाले हैं आपको पता ही होगा। हम फिजिक्स को एकदम बेसिक लेवल से कवर करने वाले हैं और आप मेरा साथ देंगे, इसलिए जो आपकी फिजिक्स है मैं एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ और आपका हक बनता है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि सपोर्ट के बिना ना तो मैं हिल सकता और ना ही आप हिल सकते। ठीक है, यदि दोनों का हैंड मिल जाए तो कहीं ना कहीं बरकरार रास्ता मिलता रहता है। तो हम चलते हैं। दोस्तों हमने कहा था टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हमने एक घर्षण की बात की थी, एक हमने चालन की बात की थी और एक हमने प्रेरण की बात की थी। तो मैं इसको लास्ट में कराऊंगा, इतना ये इम्पोर्टेंट है नहीं है। और हमने इससे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात कर ली थी। अब इससे आगे हम बात करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी धनात्मक और एक होता है आपका नेगेटिव। इनके बारे में तो आपने अक्सर पता कर ही लिया होगा। 1 मिनट में इसमें थोड़ी इंक डालता हूँ, तब मैं आगे कवर करता हूँ इस लेक्चर को। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आदु निरतल अधूरा ज्ञान आपको अर्जित नहीं करना है। अधूरा ज्ञान बहुत दुखदाई होता है। आपने अक्सर सुना होगा महाभारत की कहानी, जब सुभद्रा के पेट में यानी सुभद्रा के गर्भ में कौन था वो आपको पता ही होगा, अभिमन्यु। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या क्या मतलब कहना क्या चाहता हूँ, जब हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। यदि तोड़ना है तो तोड़ के आइए, यदि फोड़ना है तो फोड़ के आइए। दो ही आप अपने मकसद रखिए। ठीक है, कहते हैं ना, अक्सर हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एकदम सटीक रणनीति होनी चाहिए उस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। चाहे आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अदर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एक बार कंपटीशन में घुस जाएं तो पूरे को खोल के आना है। मतलब पूरा नॉलेज होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, अक्सर आपको पता होगा महाभारत की एक कहानी पता होगी। जब महाभारत में सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था, तब अर्जुन सुभद्रा को एक चक्रव्यूह भेदने की और चक्रव्यूह से बाहर निकलने की एक शिक्षा मतलब कहानी सुना रहे थे। तब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था, तो उसने चक्रव्यूह के अंदर घुसने की खाली शिक्षा ली थी, ना कि एग्जिट होने के लिए। इसलिए वो मारा गया अभिमन्यु। ठीक है, क्योंकि चक्रव्यूह में वो इंटर तो कर गया पर एग्जिट नहीं हो पाया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कैसे एग्जिट होना है। इसी प्रकार से यदि आप कंपटीशन में घुस जाए ना, आपको घुसने का भी रास्ता पता होना चाहिए और निकलने का भी रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको एग्जिट होने का रास्ता पता है ना कि इंटर होने का रास्ता पता है। ठीक है, तभी मारा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो पॉजिटिव को कहते हैं हम धनात्मक आवेश। क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश। ठीक है, क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ध्यान से सुनते आइए। हमने आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश किसी वस्तु का एक मूलभूत गुणधर्म होता है जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी हमने पीछे बात कर ली थी। अब बात करते हैं हम रिपल्सन और अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, रिपल्सन और अट्रैक्शन के बारे में 1 मिनट। क्या होता है रिपल्सन और अट्रैक्शन? ध्यान से देखते जाइए। आकर्षण और प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, उसके बाद ये 2 होते हैं। अब दोस्तों
अक्सर आपको पता होगा एक लड़का और एक लड़की, लड़का और लड़की में अपने आप अट्रैक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपोजिट जेंडर होते हैं। यदि लड़के के सामने लड़का खड़ा खड़ा कर दिया जाए तो अट्रैक्शन नहीं होगा, यदि लड़की के सामने लड़की खड़ी कर दी जाए तो अट्रैक्शन नहीं होगा। यही तो चलता आ रहा है हमारा कल्चर, जब लड़के के आगे लड़की खड़ी हो जाए तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ऐसा साइंस कहती है, ठीक है। क्या कहती है? साइंस कहती है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि एक रिपल्सन के सामने रिपल्सन लाया जाए तो क्या अट्रैक्शन होगा? क्या रिपल्सन होगा? क्या और कुछ होगा? तो हम इसी की हम बात करने वाले हैं। अक्सर लड़के और लड़की की कहानी रिपल्सन और अट्रैक्शन जैसी होती है, ठीक है। ये जीवन का व्यावहारिक मतलब लाइफ है, लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है अट्रैक्शन और रिपल्सन की, ठीक है। स्टोरी है ये, ठीक है। अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है मतलब जो पॉजिटिव, पॉजिटिव एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव, एक होता है आपका नेगेटिव और एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव और एक आपका होता है नेगेटिव। यदि आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या इनमें अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा इनमें अट्रैक्शन, ठीक है। बिल्कुल मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं रिपल्सन की बात कर रहा। यदि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव है, क्या इनमें अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल अट्रैक्शन होगा। यदि आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या इनमें अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा। यदि नेगेटिव नेगेटिव है, क्या इनमें अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। ये तो हो गई अट्रैक्शन की कहानी। किसकी हो गई? अट्रैक्शन की कहानी। अब बात करते हैं इनमें रिपल्सन की कहानी, यानी प्रतिकर्षण की कहानी। प्लस प्लस में क्या प्रतिकर्षण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल होगा, प्रतिकर्षण होगा। उसके बाद प्लस माइनस में प्रतिकर्षण होगा? क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। प्रतिकर्षण नहीं होगा, ठीक है। क्या प्लस माइनस में प्रतिकर्षण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि अपोजिट साइन होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है और अपोजिट साइनों में रिपल्सन भी होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के बेस पर आते हैं आपके सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, ठीक है। विजातीय आवेश दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा है, विजातीय आवेश और एक होते हैं आपके सजातीय आवेश, ठीक है। सजातीय आवेश, ठीक है, ठीक है। दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा। जनवरी का महीना चल रहा है और न्यू समझो 11 बज रहे हैं इस टाइम में आपका लेक्चर ले रहा हूँ और आपको हक बनता है इस वीडियो को कमेंट करके जाना है और शेयर करके जाना है और लाइक करके जाना है। अक्सर टीचर होता है वो अपने पेन को नहीं देखता है, वो परोपकार करना चाहता है स्टूडेंटों का, इसलिए आपका हक बनता है कि इस पर कमेंट करके जाना है और आपको लाइक ठोक के जाना है, चाहे आपको कड़वी लगे या बुरी लगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप रील्स तो देखते होंगे, अलग अलग तरह की पापा की परियों को देखते होंगे, तो उनके ऊपर तो पड़े आप लाइक और सब्सक्राइब बरसाते हैं। क्या हमारे लिए लायक नहीं बनता है? हम अपने गर्मी, अपने शरीर को, अपने मतलब बॉडी को नहीं देख रहे हैं आपके परोपकार के लिए, तो इतना तो आपको हक बनता है इस पर कमेंट करके जाना है, ठीक है। वीडियो कैसे लगी? विजातीय आवेश क्या होता है इसकी हम बात करते हैं और सजातीय आवेश क्या होता है इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। मैं मार्कर ले लेता हूँ, ब्लैक मार्कर। दोस्तों सजातीय आवेश होता है जिनकी जात समान हो, जिनकी जात समान नहीं हो, जिनकी जात समान नहीं हो, जिनकी जात समान हो उन्हें कहते हैं हम सजातीय आवेश। जिनकी जात क्या हो? समान, क्या हो? समान, उसे कहते हैं हम सजातीय आवेश। जैसे विजातीय आवेश, एक मिनट, ये थोड़ा उल्ली मटका रहा है, ठीक है। सजातीय आवेश की बात करें, जैसे आपका क्या है सजातीय आवेश, यानी एक ही, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव नेगेटिव। विजातीय आवेश जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब इनकी जात समान है कि नहीं है? पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, कहाँ पॉजिटिव, कहाँ पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होते हैं। अब हम कवर करने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक आपका आवेश का क्वांटीकरण। यहाँ से चालू होती है आपकी क्लास, आवेश का
क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंग्लिश में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है। एक लड़के की कहानी और एक लड़की की कहानी होती है फिजिक्स जैसी, पॉजिटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्शन और नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव तो ऐसी होती है अक्सर लड़के और लड़की की कहानी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में मुझे ध्यान आ गया ना। चलो हम चलते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ध्यान से देखो दोस्तों। आवेश का क्वांटीकरण कहता है किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसका पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, सपोज आपके वस्तु मतलब आपके पास में कोई वस्तु पड़ी होगी, उसे उठा लो और अपने सिर पर देकर मारो, तब पता चल जाएगा हाँ ये वस्तु है। ठीक है, तो उस वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, सपोज 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जितने भी भाड़े में जाओ, कितने भी इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 25 इलेक्ट्रॉन कितने भी हो, हमें उसका पूर्ण गुणज देखना है, ना कि 1/4, ना कि 1/5, ना कि 1/6। जैसे आप दुकान पर जाते हैं अपने मोहल्ले की दुकान पर, तो वहाँ से आप दुकानदार से ऐसे नहीं कहते होंगे कि मुझे 1 चावल दे दो। ठीक है, 1 चावल दे दो, 1/3 चावल दे दो। आप डायरेक्ट कहते हैं कि मुझे 1 केजी चावल चाहिए, मुझे 2 केजी चावल चाहिए, मुझे 3 केजी चावल चाहिए। उसी प्रकार से ये भाई साहब भी कहते हैं कि मेरा पूर्ण गुणज होना चाहिए, मेरा पूर्ण गुणज होना चाहिए, तभी मैं संतुलित मतलब बैलेंस हो पाऊंगा। ये ऐसा नहीं है कि 1/3 भाग कॉफ़ी ले आओ, 1/3 भाग रोटी ले आओ। मुझे पूर्ण चाहिए, मुझे 10 रोटी चाहिए तो मुझे 10 रोटी चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण गुणज है। इसीलिए आवेश का क्वांटीकरण कहता है किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है, तो समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज क्या कहलाता है? आवेश पूर्ण गुणज आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ये आप लिख लेना। ठीक है, अब आवेश का क्वांटीकरण होता है, हम लिखेंगे सबसे पहले आवेश Q। ठीक है, आवेश Q। ठीक है, अब ये होता है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज। माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, माना इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। कितनी है, n है। नंबर ऑफ टर्म्स चार्ज n संख्या है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, अब ये होता है Q बराबर में प्लस का माइनस का और Ne। ठीक है, Ne यही होता है आपका आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, n होती है आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, लिख ही देता हूं। E होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपका n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, उसके बाद बात करें, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आवेश का। ठीक है, ठीक है, यानी धारा बराबर में आवेश बट्टा समय, धारा बराबर में आवेश बट्टा समय। ठीक है, यहाँ से मैं मेकअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं I बराबर में Q अपॉन में T, I बराबर में Q अपॉन में T। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट और ये आपका समीकरण नंबर सेकंड। अब मैं Q की वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहूँगा, यहाँ से यहाँ सेकंड में, समीकरण नंबर सेकंड में, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में पूछा जाता है। ये इलेक्ट्रिक करंट में मेकअप आता है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में मेकअप आता है। तो I बराबर में Q की वैल्यू में रखूंगा Ne अपॉन में क्या है आपका T। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका और तीसरा फॉर्मूला,
यानी दूसरा ही फॉर्मूला समझो आप इसे। चलो तीसरा नाम दे देते हैं, ठीक है, आई बराबर में एन ई अपॉन में टी, ठीक है। ओके, संतुष्ट, बैलेंस, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई बाउंस, कोई कुछ नहीं। चलो हमें पता है, समझ में आ चुका है। दोबारा से समझते हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। Q बराबर में प्लस माइनस का एन ई, एन आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई होता है इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया आपका आवेश का क्वांटीकरण। अब इसी में मैंने मेकअप किया है, एक आपका करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, या आई बराबर में क्यू अपॉन में टी। इसे मैंने समीकरण नंबर सेकंड मान लिया। समीकरण नंबर सेकंड में फर्स्ट का मैंने क्या कर दिया, क्यू की वैल्यू रख दी, तो आई बराबर में एन ई अपॉन में टी। इससे हम कहते हैं समीकरण नंबर 3, जो मेकअप आता है आपका न्यूमेरिकल में, ठीक है। मेकअप क्या देगा, धारा पूछ लेगा आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी होगी और आपका टाइम दे रखा होगा। जैसे एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 25 है, मैंने मान ली 25 है, ठीक है। और टाइम दे रखा है उसने, टाइम उसने दे रखा है 30 सेकंड। क्या दे रखा है, 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एन की वैल्यू हमने दे रखी है 25, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, उसके बाद अपॉन में टी क्या है, टी का मान दे रखा है, क्योंकि समय सेकंड, तो 30 काट पीट के जो आंसर आएगा वही आपका धारा का मान कहलाएगा। ऐसे आते हैं आपके न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन पर, ठीक है। क्लियर, ओके ओके, क्लियर, बहुत के बाउंस गया होगा। क्या है ये, मतलब क्या है आवेश का क्वांटीकरण, हमारी तो समझ में नहीं आया भाई साहब, एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है। बार बार में आप अपने हाथ को घिसोगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। जब आपने जन्म लिया था ना अपनी पृथ्वी पर, अपनी माँ के गर्भ से, तब आपको भी कुछ नहीं आता था। आप धीरे धीरे चलना सीखे, आप धीरे धीरे बोलना सीखे, रोटी खाना सीखे, माँ कहना सीखे। ऐसी आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो आप इसका क्वांटीकरण का कोई पूरे आप ब्रह्मांड में जितना भी नॉलेज है उसको भी सीख सकते हैं, उतनी आपकी माइंड पावर है, ठीक है। बट उसके लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ठोठ गंवार कहलाएंगे, ठीक है। अक्सर गंवार इंसान भी होता है ना, वो भी पैसों को गिन लेता है, क्योंकि उसे हैबिट होती है पैसों को गिनने की। हैबिट क्या, प्रैक्टिस होती है। उसी प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। आप इसका क्वांटीकरण क्या, न्यूटन ने जितनी फिजिक्स लिखी है वो आप दिमाग में धर सकते हैं, बस प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। मेक समन परफेक्ट कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक समन परफेक्ट, सबसे सटीक और वैल्यूबल सेंटेंस है, ठीक है। चलता है आगे की तरफ, ठीक है, चलता है हम आगे की तरफ, ठीक है। कराते हैं आपको किसका, कूलाम भाई साहब का नियम, ठीक है। क्या कराते हैं हम, कूलाम भाई साहब का नियम, ठीक है। क्या कराते हैं, अरे मिटर जा, कूलाम भाई साहब का नियम, कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम के नियम से बहुत प्यार है हमें और बहुत अच्छा लगता है, शुरू से ही अच्छा लगता आया है। एफ बराबर में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल है, ठीक है। ये किसने दिया था, ये कूलाम नामक भाई साहब ने दिया था। कूलाम नामक भाई साहब कह रहे थे, दो पार्टिकलों को रख लो, उनके मध्य में दूरी तय कर लो, एक का नाम Q1 रख दो, एक का नाम Q2 रख दो, उनके मध्य में दूरी जो होती है वही आपका मतलब कूलाम नियम कहलाता है। और उन पर आवेश पर एक आपका विद्युत बल लगता है, जिसके मान को ज्ञात करने के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने अपना कूलाम का नियम दिया था, ठीक है, ठीक है, ओके। मैं आपको लैंग्वेज बता ही दूंगा पीछे, पहले आप इसे समझो। ये आपका कोई Q1 चार्ज है, ये आपका कोई Q2 चार्ज है, ठीक है। मैंने पैक कर दिया इसे ताकि ठंड ना लगे। इन दोनों चार्जों के मध्य की दूरी मैंने मान ली R है, कितनी है, R है, क्या है, R है। इन दोनों चार्जों पर एक फोर्स उत्पन्न होता है, फोर्स लगता है विद्युत बल, जिस बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम नामक भाई साहब ने अपना कूलाम का ही नियम दे दिया। जैसे ग्रेविटेशनल फॉर्मूले में ग्रेविटी नीचे लग रही थी, बॉडी पर लगती है, वो बॉडी के मध्य में दूरी कितनी होती है, तो उसी प्रकार से वो भी फॉर्मूला दे दिया। चेंज क्या है, वहाँ पर जी था कांस्टेंट, यहाँ पर के आ जाएगा, वही कहानी चलती रहेगी। वहाँ पर फोर्स लग रहा था,
यहाँ पर आवेश है और कुछ नहीं है। देखो, जब हम दो आवेशों को रखते हैं कुछ दूरी पर, तो उन आवेशों के मध्य में एक विद्युत बल रखता है। मेरा तो जब दो आवेशों को हम रखते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। हमने दूरी मान ली r, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों के मध्य में एक बल लगता है, तभी तो ये जाते हैं दूर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में। तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का मान ज्ञात करने के लिए कूलम नामक वैज्ञानिक ने या कूलम नामक साइंटिस्ट ने अपना नियम दिया, कूलम का नियम, ठीक है। कूलम का नियम ये क्या कहता है? ये कहता है कि पहला आवेश डायरेक्ट विद्युत बल के समानुपातिक होगा। उसके बाद हमने मान लिया, उसके बाद इन्होंने कहा था दूसरा आवेश भी विद्युत बल के समानुपातिक होगा, मैंने भी मान लिया। उसके बाद इनकी खुजली हुई थी, कह रहे थे कि दूरी का वर्ग विद्युत बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। दूरी का वर्ग या दूरी का होल स्क्वायर विद्युत बल के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, हमने भी मान लिया। फिर इन भाई साहब ने कहा था, भाई साहब इनको क्या मतलब कॉम्बिनेशन बना लो, एक जोड़ा बना लो, ताकि हमें एक वैल्यूबल फॉर्मूला निकल सके। तो इन्होंने कहा था तीनों को संतुलित करो, तो हमने कह दिया तो Q1 ले लो और Q2 ले लो अपॉन में रेसिप, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहते हैं बताइए जल्दी कमेंट में। व्युत्क्रमानुपाती है आपका आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को ले लो, हमने ले लिया, ठीक है। ये आपका क्या है? रेसिकल प्रोपोर्शनल, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। हमने नहीं पढ़ी इतनी इंग्लिश, ठीक है। एफ बराबर में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, वैल्यूबल फॉर्मूला आने वाला है आपका। तो एफ बराबर में समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो के कांस्टेंट आता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये होता है आपका विद्युत बल का फॉर्मूला, जो कूलम नामक भाई साहब ने दे दिया था, ठीक है। अब ये दे के तो चले गए, और कहने लगे कि आप निकालते रहना इनकी डायमेंशन फॉर्मूला और इनका बेमियर सूत्र, और CGS में निकालते रहना, MKS में निकालते रहना। हमने सोचा था निकाल लेंगे भाई साहब, हम पर क्या काम है, ठीक है, चलो निकालते हैं। अब इन्होंने ये फॉर्मूला तो दे दिया। अब इन्होंने ये कहा था कि हमारा जो विद्युत बल है वो डायरेक्ट दूरी के वर्ग के होल स्क्वायर है। मैंने कहा हाँ सही है, बात है बिल्कुल। और आवेश के डायरेक्ट क्या है? समानुपातिक है, मैंने भी कहा था बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इन्होंने कहा था यदि आवेश दोनों समान है, मैंने इसको भी Q मान लिया, मैंने इसको भी Q मान लिया, ठीक है। तो Q Q दोनों Q हैं, तो एक फॉर्मूला और उत्पन्न होता है यहाँ पर F बराबर में के Q अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक बॉडी पर लगने वाला आप दोनों आवेशों का मान समान है, तो वहाँ पर Q लागू होगा, Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 और Q2 की वैल्यू एक ही होगी, Q1 और Q2 की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि एक ही वस्तु पर समान आवेश हैं या दोनों वस्तु पर समान आवेश हैं, तो आपका Q ही होगा। तो फॉर्मूला आपका लगेगा कि Q अपॉन में आर स्क्वायर। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे का यही फॉर्मूला, ये समझो, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने कहा था यदि आप दूरी को घटाएंगे तो आपका विद्युत बल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। यदि हम दूरी को बढ़ाएंगे तो विद्युत बल भी, दूरी को घटाएंगे, दूरी को घटाएंगे तो विद्युत बल और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि विद्युत बल तो इन्हें फेंक रहा है। यदि आप विद्युत बल को घटाएंगे तो दूरी बढ़ेगी, ये सिंपल सी इन्होंने बात कह दी। यदि आप फोर्स को बढ़ाएंगे तो आवेश का मान बढ़ेगा, यदि आप फोर्स के मान को घटाएंगे तो आवेश का मान भी घटेगा ही घटेगा। इतना तो ये कह के चले गए थे, ठीक है। अब इनके मध्य में इन्होंने ग्राफ भी प्रस्तावित कर दिया था, हम भी ग्राफ बना देंगे। अब देखो जब व्युत्क्रमानुपाती है तो दूरी घटेगी, इस प्रकार से एक टेढ़ा कोबरा लघु हमारा ग्राफ आ जाएगा दूरी में और विद्युत बल में, ठीक है। ये एक ग्राफ है, ठीक है, क्या है? ग्राफ है। यदि आप विद्युत बल और आवेश में बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण होगा F और Q में, ठीक है। ये दो ग्राफ, ठीक है, इजी है बिल्कुल ग्राफ, ठीक है। 2वीं क्लास का भी स्टूडेंट समझ का है, ठीक है, दूसरी क्लास का स्टूडेंट भी समझ सकता है इसको। ठीक है, रफ करूँ इसे? चलो रफ नहीं करना है इसे, अरे ठीक है, रफ ना करना, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, पोस्टमार्टम करते हैं। तो F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इन भाई साहब ने कहा था ये क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक है। क्या है? के आपका क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है। समानुपातिक क्या है? स्थिरांक है, यानी कांस्टेंट है। क्या है? के आपका क्या है? कांस्टेंट है। के आपका क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है। तो इन्होंने के की वैल्यू
देकर चले गए थे। के की वैल्यू उन्होंने दी थी 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या थी? 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने कहा था भाई साहब एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, हमने मान लिया निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, अब बात करते हैं आगे की तरफ। इसका मान भी तो होगा कुछ, बिल्कुल है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब आपकी खुजली हो रही होगी ये कूलम स्क्वायर अपन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कैसे आया? थोड़ा गैस को दबा के रखें, यदि फट गया तो यहीं पर कॉन्सेप्ट भी आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घर वालों की भी चाय बन जाए और आपका भी यहाँ पर काम हो जाए, इसलिए थोड़ा गैस को दबा कर रखें। ठीक है, मैं बताऊँगा। ठीक है, तो एफ ओवर आवर में पुट करते हैं इसे, एफ ओवर आवर में इसमें पुट करते हैं तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। यदि दोनों बॉडी पर आवेश का मान समान है तो Q1 और Q2 की वैल्यू Q आ जाएगी। तो एफ ओवर आवर में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? दूसरा फॉर्मूला है। अब बात करते हैं, हमने के का क्या निकालना है? मात्रक निकालना है, के का मात्रक। ठीक है, के का मात्रक निकालना है तो हम के का मात्रक निकालेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो के बराबर में एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 और Q2। ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है। ठीक है, जब इसका गुणा कराएंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये बट्टे में चले जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो के बराबर में आपका आ जाएगा, बल का क्या होता है? न्यूटन, दूरी का होता है मीटर स्क्वायर, और दो आवेश हैं, आवेश का होता है कूलम, तो कूलम स्क्वायर। क्या है? कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या है? ये वैल्यू बट्टे में है तो हम इसे पलट देंगे, इसलिए कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ये मात्रक हो गया, ये हो गया आपका एसआई मात्रक। ठीक है, क्या हो गया? एसआई मात्रक। अब दूसरा निकालते हैं हम, दूसरा निकालते हैं सीजीएस मात्रक। क्या निकालते हैं? सीजीएस। ठीक है, तो क्या है आपका? के बराबर में एफ इंटू आर स्क्वायर बट्टे, या आप कूलम स्क्वायर कर लो डायरेक्ट। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए के की वैल्यू क्या होती है, वो आपको पता है, इसमें ही ऐड करेंगे हम, इसी में। ठीक है, सबसे पहले एक न्यूटन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो एक न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है? 10⁵ डाइन होती है। ठीक है, और एक मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और एक कूलाम की वैल्यू कितनी होती है? एक कूलाम की वैल्यू होती है 3 गुणा 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक है, स्टेट कूलाम। ये कुछ वैल्यूबल कंडीशन है, इनको आपको डायरेक्ट याद करना ही करना होगा। ठीक है, राजी नहीं तो गैर राजी। ठीक है, तो पुट करते हैं, और क्या है, पुट करने का काम है हम पर। तो पुट करके देखते हैं। तो के बराबर में 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज आएगा। ठीक है, ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10⁵ इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 100। तो 2 बार लिख लूँ 100, क्योंकि होल स्क्वायर है। वट्टे में आपका क्या आ जाएगा? एक कूलम की वैल्यू कितनी है? 3 गुणा 10⁹ तो 10⁹ 2 बार आ जाएगा, और 3 भी 10 2 बार आ जाएगा। ठीक है, 3 भी यहाँ पर 2 बार आ जाएगा। अब काट के देखो मेरे हिसाब से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। काट के देखो एक बार, और तो हम पर कुछ नहीं रहा। ठीक है, कुछ नहीं रहा। ठीक है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 है, इसे तो हम लास्ट में आके देखेंगे। ये आपका के गुणा 10⁵5 इंटू 100, 100 2 बार। ठीक है, उसके बाद 3 गुणा 10⁹ 3 गुणा 10⁹ 2 बार। ठीक है, और हम पर कोई भूल चूक नहीं तो हो रही? एक बार देखो जल्दी, फटाफट जल्दी देखो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की तरफ। वन वन अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मैं कहना रहा इसी में ऐड होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी में ऐड होगा, क्योंकि के की वैल्यू अपना दे रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोस्तों आपको पता होना चाहिए। 1/4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 होती है, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। ये सॉल्व होके यही आएगा निकल के, ना तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो के की वैल्यू है ये, यूँ समझो के का ही मान दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के का ही मान है, तो के का मान इसमें गुणा होगा ऊपर की साइड में, तो 9 गुणा 10 की घात 9 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे काटो, देखो 3 से 3 9 कैंसिल, कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो ये 4 जीरो हैं, ऐड करेंगे तो 10 की घात 4 हो जाएगा, और 10 की घात 4 और 5 कितना हो गया 10 की घात 9, क्योंकि घातें समान है तो आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल। बचा आपका कितना, के बराबर में 1, टाटा बाय बाय, कहानी खत्म, पैसा हजम। के बराबर में 1, CGS का मान के बराबर में 1 आता है। ये होते हैं इंपॉर्टेंट मान आपके जो मैंने करा दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो एक बार इन्हें, ठीक है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी लिख लो आप। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक 1 फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलाम, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लो इसे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे सबसे बड़ा मात्रक है ये, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक किसका है, आवेश का, ठीक है। उसके बाद CGS में मैंने बता ही दिया आपको, स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम, ठीक है। अब बात करते हैं विमीय सूत्र। विमा क्या होती है, आवेश की विमा, आवेश की विमा, आवेश की विमा होती है दोस्तों A1 और T1, ये आपको डायरेक्ट ऐसे ही याद करनी है। A1 और T1 ये होती है आवेश की विमा। मैंने सवरा पोस्टमार्टम करा दिया है आवेश की विमा, आवेश का मात्रक CGS से लेकर MKS सबसे बड़ा मात्रक, कूलाम का नियम पूरा पोस्टमार्टम करा दिया है। F बराबर में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। तो इस टॉपिक से मुझे उम्मीद है आपको प्यार हो गया होगा, ठीक है। मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, प्यार हो गया होगा, इससे आप नेगेटिव मत लेना, ठीक है। अक्सर दोस्तों आप बोलते होंगे कि कोई बंदे ने आई लव यू बोल दिया, यार ये क्या बोल दिया तैने, ये नहीं बोलना चाहिए था दोस्तों, इसका मतलब आप नेगेटिव ले जाते हैं। वट, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते, क्या आप अपने पिताजी से प्यार नहीं करते, क्या आप अपने पिताजी को बोल नहीं सकते आई लव यू फादर, आई लव यू मॉम, क्या आप बोल नहीं सकते। ये एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। बट आप लोगों की सोच ने इसको एक नेगेटिव वर्ड बना दिया है। क्या आप अपनी बहन से नहीं कह सकते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, ठीक है, आई लव यू टू। क्या आप मेरे से नहीं कह सकते हैं भैया हमको आपसे प्यार है, आई लव यू टू, तो मैं बोलूँगा आपसे आई लव यू टू। बट पता ही नहीं कौन सी मतलब आप जमाने में जी रहे हैं, आपकी सोच में कचरा भरा हुआ है, उसे निकालो, उसे निकालो, कौन सी ज़िंदगी 2025 आ चुकी है वो, ठीक है। आई लव यू टू एक नेगेटिव शब्द नहीं है, एक पॉजिटिव बड़ा शब्द है, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव बड़ा शब्द है, पर लोगों की सोच ने इसे नेगेटिव बना दिया है, ठीक है। हम आपसे कह सकते हैं हमें आपसे प्यार है, आई लव यू टू, टू मतलब बहुत प्यार है, तो ये मतलब कंडीशन, ठीक है। तो आपने, मुझे उम्मीद है आपको क्या समझ में आ चुका होगा। फिर मैं कहना चाहूँगा आपको अभिमन्यु जैसा नहीं बनना है, आपको अर्जुन जैसा वीर योद्धा बनना है, क्योंकि अभिमन्यु ने जो शिक्षा ग्रहण करी थी वो आदि शिक्षा ग्रहण करी थी, ठीक है। आपको पूरी शिक्षा ग्रहण करनी है, आपको चक्रव्यूह में घुसना है,
दुश्मनों को मार के भी आना है, लड़ के भी आना है और उससे आपको बाहर भी निकलना है, ठीक है। यदि आप चक्रव्यूह में घुस गए तो आप पर मामा शकुनी, दुर्योधन और कर्ण जैसे मतलब ये भी योद्धाएं आप पर आक्रमण कर देंगे, बच के आना है उससे, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे, चक्रव्यूह में घुसने से पहले आपको एग्जिट और इंटर होने का पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो फिर तो गया राम और आया राम, ठीक है। कहने रहना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी दोस्तों को।